अस्सलाम वालेकुम। आई एम कैसर कम्बो एंड वर्किंग एज ए बिजनेस नोट हेड और शायगान फार्मास्यूटिकल में मैं डर्माटोलॉजी कंट्रीजियंस को देख रहा हूँ। आज शायगान हेल्थ टीवी पे जो हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं वो है स्किन सॉल्यूशंस विद डर्माटोलॉजिस्ट। और जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर माजिद हुसैन। ही इज़ द कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन इन जेल। डॉक्टर साहब, आज हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जो स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालों का गिरना और ये गंजपन। और स्पेशली जो आजकल हमारी कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और बहुत ही कम एज से शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और इनको ये बालों के गिरने की जो रीज़न्स हैं वो काइंडली बताना चाहेंगे कि किस वजह से कम उम्री में ही ये बाल गिरना शुरू होते हैं, स्पेशली मेल्स में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मदऊ करने का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। जो मर्दाना गंजपन है उसके मुख्तलिफ़ काजेज़ हो सकते हैं, और सबसे जो कॉमन कॉज है वो मर्दाना गंजपन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको हम मोरूसी गंजपन बोलते हैं। मोरूसी गंजपन जेनेटिक्स की वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है। और अगर एक लिहाज से देखा जाए तो जो ये मोरूसी गंजपन है ये इवन डिज़ीज़ कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि डिज़ीज़, हाँ कॉस्मेटिकली देखा जाए तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और आपका कॉन्फिडेंस इससे कम होता है। तो उसके अगर हम जाते हैं वजूहात में तो एक ही मेन वजह है, मैंने आपको बता दी कि जेनेटिक्स है, जीन्स की वजह से ये होता है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि जी ये बालों को लगाएं, ये जेल लगाएं। जैसे आज कल आप देखें कॉलेज लाइफ से हमारे लोग जो हैं वो जेल लगाना शुरू कर देते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ आए हुए हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी मेडिसिन जो बालों को संवारने के बच्चे यूज़ करते हैं। तो वो कॉलेज लाइफ से ही वो उनके बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें ठीक हैं? अब उसमें बालों के गिरने की वजूहात में अगर आप जाएं तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड भी लोगों को हेयर फॉल होता है। अब कॉलेज लाइफ में है तो ज़्यादातर चांसेस उसके होते हैं। फिर इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी के ऊपर कोई डिजीज़ आ गई है, लाइक किसी को टाइफाइड एंटेरिक फीवर हो गया, या कोई और बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस आया तो बाल भी जिस तरह बाकी बॉडी जो है शॉक लेती है, इस तरह बाल भी शॉक लेते हैं, और वो शॉक लॉस बालों का हो जाता है। सर्जरीज़ के बाद लोगों का अमूमन हो जाता है। तो वो सारा का सारा रिकवरेबल होता है। उसमें हम उसको बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन्स की सप्लीमेंटेशन करते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स हम देते हैं, और कुछ हद तक कुछ हेयर ग्रोइंग स्प्रेज हैं जिसमें FDA अप्रूव्ड तो एक स्प्रे या सोल्यूशन आता है मिनॉक्सिडिल के नाम से, वो दिया जाता है। और अगेन वी हैव टू ट्रीट द कॉज कि किस वजह से वो हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक सोशल ये भी प्रॉब्लम गिना जाता है कि बहुत सारे लोगों के अगर बाल गिरते हैं तो वो फर्स्टली वो डॉक्टर्स के पास आना पसंद नहीं करते। जैसे आपने कहा जी ये जेनेटिकली है, वो ये समझ लेते हैं कि जी हमारे वालिदैन के नहीं थे तो हमारे भी नहीं, या फिर कोई ऐसा वो जेल या इस तरह की इस्तेमाल शुरू करते हैं। या इवन हमारी कम्युनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट ही इतना अच्छा नहीं है हमारा, तो वो जो हमारे गली मोहल्लों में नाई हमाम वगैरह बैठे हैं तो उनसे मशवरे लेके वो शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास आना पसंद नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। अवेयरनेस के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स, उसके लिए सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रिंट मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, टेली मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें लोगों को हम ये गाइड कर सकते हैं कि बग़ैर ज़रूरत के बिला वजह की जो ये इस तरह की क्वैक्स की ट्रीटमेंट हैं वो नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि अगर उस एरिया में कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है तो उससे रब्ता किया जाए, उससे चेकअप करवा के रूट कॉज देखा जाए और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट इनिशिएट की जाए। ओके डॉक्टर साहब, इसी के बरक्स अगर हम देखें कि ऐसे पेशेंट जो कि डॉक्टर के पास आ जाता है और ट्रीटमेंट शुरू कर लेता है लेकिन उसके बाद उस तरह से ग्रो नहीं करते, तो एट द एंड फिर बहुत सारी अभी जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स भी शुरू हो गए हैं और कॉस्मेटोलॉजी में लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ चले गए हैं, PRPs की तरफ चले गए हैं। कुछ एपिसोड्स इस तरह की पहले से वो लगाते हैं, इंजेक्शन PRPs के शुरू करते हैं। तो क्या उसका सक्सेस रेट अच्छा है, या जो आप मिनॉक्सिडिल जैसे आपने कहा कि इस तरह की ट्रीटमेंट्स पे जाना चाहिए? वो डिपेंड करता है। हम पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसके पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि किस पेशेंट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और अगर उसमें
हम ये देखें कि पेशेंट का इतना हेयर लॉस नहीं है, भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम कुछ हद तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। एक टैबलेट भी इसके लिए आती है फिनेस्ट्राइड के नाम से, वो भी हम देते हैं। और इसके साथ हम मिनॉक्सिडिल जो है स्प्रे है, मिनॉक्सिडिल जो है वो हम साथ में देते हैं। पीआरपी डेफिनेटली हेल्पफुल है, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, कुछ हद तक हेयर की रीग्रोथ भी करवाता है और गिरते हुए बालों को सहारा दे सकता है। लेकिन जो जीन्स हैं, नोबडी कैन चेंज द जीन्स। अल्टीमेटली बाल अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मर्दाना गंजपन जिसको हम बोलते हैं, तो वो बाल गिरेंगे ही, और आप उसका थोड़ा बहुत उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अल्टीमेट सोल्यूशन जो FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है सर्जिकली, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जब काम नहीं करती तो हम फिर उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो क्योरेबल हैं, लेकिन सोशियो इकनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए हमारा पेशेंट जो है अगर आता भी है ऐसे उस पे सर्जरीज पे या ऐसी थेरापी के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है? को बहुत सारे पेशेंट हमारे इस वजह से आते भी नहीं हैं। किसी दौर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था, और अभी भी जो अच्छे सेंटर्स हैं वो एक ख़ास हद तक इस वक्त पाकिस्तान में जो एवरेज अच्छा सेंटर है वहाँ पे तकरीबन 1,20,000 30,000 से स्टार्ट होके तो 4 से 5 लाख तक इसकी कॉस्ट चल रही है। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखें, 2 या 3 साल में जो पेशेंट ट्रीटमेंट्स ले रहा है, जाके अपने प्रोसीजर्स करवा रहा है या अपने जेल्स यूज़ कर रहा है तो वो आई थिंक ये ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ जाता है लॉन्ग रन में बनिस्बत के मेडिकल ट्रीटमेंट्स चलती रहें, जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट जिस पेशेंट में काम नहीं कर रही होती। ये बहुत अच्छा आपने गाइड किया। वाकई के जो लॉन्ग टर्म इस तरह की जेल्स और इस तरह के ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कास्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती है। डॉक्टर साहब, आप भी अपने क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा है ये जो कंपेन्स चलती हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए अपनी क्लिनिक्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी आता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में जो आपके जो है ना बाल मतलब ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसी वाकई पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ही बाल जो देखें, हर चीज़ का एक डाउन टाइम है, हर प्रोसीजर एक टाइम लेता है। तो एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट जो किया जाता है उसमें जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो 10 से 12 महीने ले जाते हैं। तो ये हम अपने जो पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उनको हम गाइड भी करते हैं, उनको बताते हैं कि इतना टाइम लगेगा कंप्लीट हेयर रीग्रोथ करने में और ट्रांसप्लांटेड हेयर के दोबारा से उगने में। तो इतना टाइम, इससे अगर कोई कम है तो आई डोंट थिंक, आई थिंक देन इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इससे बहुत जल्दी वाला सोल्यूशन नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, ये हमें बताना पसंद करें क्योंकि आपके पास तो काफ़ी पेशेंट आते होंगे, आपका ट्रांसप्लांट सेंटर है, तो हमारे यहाँ तो देखा गया है कि अगर किसी भी कम्युनिटी में जाएं, किसी गली मोहल्ले में जाएं या किसी ऑफिस में जाएं, तो ये जो बालों का गिरना या गंजपन बहुत ज़्यादा है, इसकी रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। क्या वर्ल्ड वाइड भी ऐसे ही है? जी, वर्ल्ड वाइड भी ऐसे ही है, क्योंकि जो ह्यूमन जीन्स जो मेल्स में होते हैं और जिसकी वजह से हेयर फॉल ये होता है, तो उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इट्स फेयरली कॉमन। आप अगर एक एवरेज अगर आप देख लें, तकरीबन आपको 40% पॉपुलेशन में आपको ये वाला इशू आपको नज़र आएगा। क्या डाइट्स भी इसमें सर कोई रोल प्ले करती हैं? जैसे हमारे यहाँ जंक फूड या इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या वो भी ऐसा रोल है? डाइट देखें, जो भी चीज़ हम खाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी का पार्ट बनती है, तो उसके इफ़ेक्ट्स तो हमारी बॉडी पे शो होते हैं, चाहे वो हमारी स्किन है, चाहे हमारे हेयर हैं, नेल हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो एज सच रोल इन द पैथोजेनेसिस या एटियोलॉजी या वजूहात में जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें वो नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे देखें वर्ल्ड वाइड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं, रिसर्चेज आ रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी हमारे यहाँ आ रही है मुख्तलिफ डिजीज़ की, तो क्या ये हेयर लॉस जो है इसकी भी कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई रिसर्च हो रही है कि जो कि हेयर लॉस जैसे शुरू होता है तो उसी टाइम इसको रोका जा सके? रिसर्चेस तो काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रिसर्च इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लेकिन सो फार कोई बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस है नहीं। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने जो हमारी आवाम है उसको ये आगाही कोई देना चाहें कि हेयर लॉस को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे क्या यूज़ करने चाहिए कि जिससे हेयर लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो?
जो तो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं, जैसे बॉडी में प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, ख़ास तौर पे आयरन की डेफिशिएंसी, तो उसके लिए तो सप्लीमेंटेशन और चेकअप ज़रूरी है। इसके अलावा जो हम लगाने वाली प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा अच्छे ग्रेड की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ठीक, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स क्या करेंगी, वो ख़राब करती हैं। फिर अननेसेसरी किसी किस्म के हेयर्स के ऊपर प्रोसीजर्स जो है वो ना कराएं, क्योंकि जितने भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं हेयर प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। तो अननेसेसरी किसी किस्म की भी जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है उससे परहेज़ किया जाए। और जब भी कोई इशू होता है तो हमेशा किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि क्या कॉज है और फर्दर क्या होना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मुफीद मशवरे दिए और शायगान हेल्थ टीवी पे आने का बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।